बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में तो इर्ताश पाया जाता है, ताहम इसके साथ साथ हम आज की नशिस्त में मुल्क की मईशत पर फोकस करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना था जो ताहाल नहीं हो सका। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने तमाम तर पेशगी शराइत जो IMF की जानिब से रखी गई थी वो पूरी कर दी गई हैं। आपके इल्म में है कि यह मुआहिदा अप्रैल 2019 में हुआ था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। बाद अज़ा इसमें बहुत सी इशूज़ आए जिनका आप सबको इल्म है। वो मुआहिदे के मुताबिक चीज़ें नहीं की गई, फिर IMF के साथ मुआहिदा टूटा। मौजूदा हुकूमत ने कोशिश की कि दोबारा से ये मुआहिदा बहाल कर दिया जाए और बहुत से इकदाम उठाए गए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका। रुकावटें क्या हैं, ये आज की नशिस्त का बुनियादी सवाल है। फिर मीडिया इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने IMF की MD मैनेजिंग डायरेक्टर से रब्ता किया है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बहाली के इकदाम पर बातचीत की गई है। आपके इल्म में है कि 10 दिन बाद वफाकी बजट साल 2023-2024 भी पेश किया जाएगा और ये जो जिस IMF के मुआहिदे की मैं बात कर रहा हूं, इसकी मुद्दत 30 जून 2023 तक है। फिर हमने ये भी देखा कि आज के अखबारात में छपा है जो पाकिस्तान IMF के मिशन चीफ हैं पाकिस्तान के लिए, उनका बयान भी सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि IMF दाखिली सियासत पर तबसरा नहीं करता, ना ही उसमें मदाखलत करता है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने गैर मामूली बात यह की है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी डेवलपमेंट्स हैं ये IMF के नोटिस में हैं और इस उम्मीद का इजहार किया है कि इन मामलात को पुरअमन अंदाज में आइन और कानून में रहते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। इस हवाले भी से भी हम जरूर बात करेंगे, जिसे कहते हैं बैनुल सतूर क्या मैसेजिंग है, इन नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आज हमने देखा वजीर खजाना सेनेटर इसाक डार साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF से मुआहिदे की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मुश्किलात को सामने रखते हुए बजट तैयार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शूमी किस्मत के जब भी मईशत टेक ऑफ करने लगती है कोई ना कोई सानिया दरपेश आ जाता है और साथ में उन्होंने कहा कि ब्लेम गेम में पड़े बगैर हमें अब मिलकर आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल में यह सबसे आम नुक्ता है। इन्हीं तमाम नुकात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, बड़ी एमिनेंट शख्सियात हैं, रेलिवेंट है इस मौजू के हवाले से। हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियोज में वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं कैसर अहमद शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया नवाजिश का आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, खुद माशाल्लाह एक बहुत बड़े बिजनेस मैन भी हैं, सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब पेशावर से बजरिए स्काइप वीडियो लिंक, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर गौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान और इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मुल्क की सियासी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर गहरी गिरफ्त है, आपका भी बहुत शुक्रिया आमिर गौरी साहब। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं गुफ्तगू कैसर शेख साहब से करूंगा क्योंकि कैसर शेख साहब को हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बजट मेकिंग के हवाले से जो इजलास किया उसमें आप मौजूद थे और ज़रबत अवामी नुमाइंदा है तो ऑब्वियसली ही हैज़ दैट हार्ट इन माइंड कि जी अब लोगों की क्या तवक्कुआत हैं, जो आने वाला बजट है, सियासत तो हो रही है लेकिन जो मईशत है वो एक आम आदमी के लिए सबसे अहमियत की हामिल होती है। कैसर शेख साहब, सर एक सवाल जो जहन में अक्सर आता है कि तमाम शराइत आपने पूरी कर ली, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी रब्ता हुआ है IMF की MD साहिबा के साथ, IMF से मुआहिदा क्यों कर नहीं हो पा रहा, रुकावटें क्या आपकी तज्जिए और एनालिसिस के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज भी एक मीटिंग हुई बजट के सिलसिले में। जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसमें ये बताया कि उनकी तफसील से बात हुई है IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से जी और ये उनका ख्याल है कि इंशाल्लाह बेहतर बात होगी। अब जो मतलब कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। देखिए हमें तवक्को तो ये है, जो बात आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है अच्छा। उसमें तो यही हुआ है। इससे पहले फ्राइडे को एक बहुत बड़ी मीटिंग मैंने अरेंज करवाई थी बिजनेसमैन की, जब कराची तशरीफ लाए ना वज़ीर-ए-आज़म जी तो उसमें तकरीबन 100 लीडिंग बिजनेसमैन कराची से वहाँ पे थे और बड़ी तफसील से हमने बजट पे और डिस्कस किया। तो हमें ये तवक्को है अब डेफिनेट तो देखिए ना, क्योंकि मुश्किलात उसमें हैं, एग्जैक्ट तो डिटेल्स नहीं डिस्कस हुई ना हमारे नॉलेज में है। यानी अभी हम परसों स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की मीटिंग रख रहे हैं, उसमें भी हमने आइटम ऑफ एजेंडा रखा है
कि IMF से जो वो प्रोग्रेस है हमें बताइए, ठीक है। उसमें स्टैंडिंग तो कमेटी। मोटी मोटी बातें कैसे शेख साहब, आप तो मुझसे ज्यादा मेन- बाइल में मेन चीज़ तो सब्सिडीज खत्म कर दी जो उन्होंने कहा, जो आप लोगों ने, और सर्कुलर डेट्स थे एनर्जी सेक्टर में वो खत्म कर दिए, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात हो गई, तो शरायत तो सारी मीट देखिए हो ना, गई। सिर्फ नहीं ऐसी नहीं है। देखिए अभी IMF एक सर्टिफाई करता है ना, एक जब किसी को भी हाँ। स्टडी, बात तो ये है कि वो ये समझ वो पूरा रिव्यू कर रहे हैं, बड़े अरसे से कर रहे हैं। ये रिव्यू तो बड़े अरसे से हो रहा है। उनका ये ख्याल है ना कि हम शायद पाकिस्तान चाइना के कर्जे वापस करने के लिए IMF से ले रहा है। अच्छा। हालांकि देखिए ना, मुझे तो मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है, और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी भी तो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना। देखो ना, कोई भी वो IMF एक लास्ट रिजल्ट है किसी के लिए, जब हमें कोई किसी मुल्क के लिए, तो बात ये है कि वो डिटेल्स मांग रहे हैं, हमने काफ़ी डिटेल्स उनको दे दी हैं, लेकिन अभी भी मुआहदा अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ बॉटलनेक्स हैं ना। ये जो बयान आया है नेथन पोर्टर साहब का, जो IMF चीफ मिशन टू पाकिस्तान है, कि वी टेक नोट ऑफ द रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान एंड वी होप दैट अ पीसफुल वे फॉरवर्ड इज फाउंड इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? आप तो सियासतदान भी हैं, तो IMF कभी इस डोमेन में आता है? देखिए मैं बिल्कुल वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जो आप अमेरिका, और क्योंकि IMF में सबसे ज़्यादा अमेरिका का रोल है, स्टेक होल्डर है, उसका पैसा लगा हुआ है वहाँ, तो वो देखिए ना, उनका बिल्कुल डेफिनेटली आजकल जो पाकिस्तान जिस तरह है, जिस खित्ते में है, उसमें हमारे चाइना से भी तल्लुकात हैं, अमेरिका से भी है, तो इस बात को तो कोई नई बात नहीं है। आज अच्छा। को पहली बार तो बात ये नहीं हुई, फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट को भी देखा जाता है। इक्तिसादी के साथ साथ इसका मतलब जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी बिल्कुल जियो होता है, आज से नहीं है। अच्छा। शुरू से, और सब ये दुनिया को पता है इस बात का कि देखिए ना, वो तो कहीं भी कोई मैटर हो। वज़ीर आज़म साहब से जो आपकी फिर बात हुई, जो उन्होंने आपको बताया, तो फिर वो होपफुल हैं कि ये, मैंने आज को इनको होपफुल देखा, वो आप पूरी कोशिश में, वज़ीर आज़म साहब बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि वो दिन रात लगे हुए हैं कि, लेकिन मुश्किलात तो है ना, पाकिस्तान हमने कर्जे ही इतने ले लिए हुए हैं, तो अभी आगे हमने वो पूछ रहे हैं हमसे कि कैसे आपकी फंडिंग होगी आगे, जो पूरा ये तो सारे ठीक है। हमारे अपनी भी आप वाली बात हाँ। कि हमारे अपने बहुत से पेचीदा मसाले। मैं चाहूंगा नुमान वजीर साहब का भी इस पे ओपिनियन ले लें, फिर मैं जरा आगे बढ़ूंगा, आमिर पास जाऊंगा। नुमान वजीर साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जाहिर बात है ये मुआहिदा तो आप लोगों के दौर में हुआ था, शौकत तरीन साहब उस वक्त वजीर खजाना थे, 2019 में अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात हो रही है, जो आज के बयान है वो भी मैंने सामने रखे, कैसर शेख साहब ने पर्सपेक्टिव भी दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इनके साथ शेयर किया कि उनकी डिटेल बात हुई है। आप इस हवाले से क्या रखते हैं? क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? IMF हमें अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेता है $6.5 अरब का, जो बखल में गालिबन उन्होंने अभी सिर्फ $3 अरब दिए, $3 अरब रहते हैं, और जो किस्त है वो भी अभी आना बाकी है, कितनी क्रिटिकल है ये हमारी बजट मेकिंग और हमारी इकोनॉमी के लिए इस वक्त? देखिए, अपना ओवरऑल सिचुएशन जो है मईशत की, पाकिस्तान की, तो बहुत खराब। अगर आप देखते हैं, अगर एक साल के अंदर आपने, कैसर शेख साहब भी बैठे यहाँ, $24 बिलियन देने हैं, $24 बिलियन किधर से आएगा, किस तरह किया जाएगा? ये तो मैं आपको पूरे साल की बात की ना। अच्छा। अब जहां तक इस IMF ने आज जो पोर्टर ने और क्रिस्टलिना ने जो बात की प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी आप, जैसे आपने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। मैं पाकिस्तान से खराब मुल्क है जहाँ जमहूरियत का जिक्र नहीं है, जहाँ मिलिट्री लॉ चल रहा है, उधर भी उन्होंने IMF ने फंडिंग की, तो पाकिस्तान में तो बहरहाल सिचुएशन बहुत बेहतर है, इधर उनका ये चीज आ जाती है। हैविंग सेड दैट, एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि मईशत की जो पिछले एक साल में हम, या 2 साल में, 1 साल में जो देख रहे हैं, अगर 1 साल स्पेशली लास्ट 6 महीने में देख रहे हैं, इसके अंदर मईशत डेवलप उस वक्त होती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त नहीं है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आइन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक आपने इलेक्शन कब करना है, किसी को पता नहीं। पाकिस्तान में अभी किसी को भी पता नहीं कब इलेक्शन होना है, कब एक गवर्नमेंट, जिसकी भी गवर्नमेंट है, PTI की है, PMLN की, जिसकी एक स्टेबल गवर्नमेंट 5 साल तक नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो मईशत आगे ठीक हो ही नहीं सकती है। और आप जिस सिचुएशन में इस वक्त आपने जब इसने कह दिया, IMF ने जो कहा, कैसर साहब ने जैसे कहा, US का मेजर शेयर है इसके अंदर, IMF फंडिंग के अंदर। पाकिस्तान में भी अपना हिस्सा डाला हुआ था स्टार्ट में जब था, लेकिन उनका बड़ा हाथ है इसके अंदर। तो अमेरिका, US वांट्स कि जी आप, या IMF वांट्स, वेस्टर्न वर्ल्ड वांट्स कि स्टेबिलिटी हो और ये चीजें इंप्लीमेंट हो। लेकिन एक साथ ही साथ आखिर में मैं एक और बात आपको कहता हूँ
कि IMF जितनी भी कंडीशन करता है 95% वो है जो पाकिस्तान के बाद में। मैं मफाद जाती में। तौर पर तो मैं इसकी साथ चीजें चाहूंगा। पाकिस्तान हम गरीब मुल्क है, हम गरीबों की तरह नहीं रहे पास्ट के अंदर। हमारे पास ये सख्तियां होनी, हमें टारगेटेड सब्सिडी गरीबों को देनी, ना कि मालदारों को और मालदार करना है। वो हमने इससे सख्त एक्शंस लेने हैं। हमने आगे जिसकी भी हुकूमत होगी, PMLN की होगी, PTI की होगी, पीपल्स पार्टी होगी, अगर आपने मुल्क को सरवाइव करना है लॉन्गर रन के अंदर, आपने इससे सख्त एक्शंस लेने हैं। जो मैं आगे आप चाहे तो मैं डिटेल में आपको बात भी बता सकता हूँ। ये आपका फ्यूचर इस तरह चलेगा आपका। अहम नुकात आपने उठाए, मैं आगे चल के वो स्टेप्स भी आपसे जानूंगा। आमिर गौरी साहब, सर आप क्या कहेंगे? आपने सुना नुमान वजीर साहब को भी, कैसर शेख साहब को भी, उन्होंने, नुमान वजीर साहब ने कहा कि IMF ने तो ऐसी जगहों पर भी लोन्स दिए हुए हैं जो उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं जहां पर मिलिट्री रूल है। पाकिस्तान में तो आइन है, कानून है, आपके पास इदारे मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह की कमेंट करना कि हम वैसे दाखिली सियासत में बात नहीं करते, लेकिन हमारे नोटिस में जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल है या जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आमिर गौरी साहब। अनवार, एक तो पहले आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, पाकिस्तान जो है वो सैडली इस वक्त विक्टिम है न्यू कोल्ड वॉर के अंदर, एक ऐसे ब्लॉक के साथ जिसके साथ हमारी बहुत अरसे तक ताल्लुक बहुत अच्छा रहा। हमारे ताल्लुकात इसलिए अच्छे थे कि हमने उनकी जंगें लड़ी, उनकी पॉलिसीज जो हैं वो इस रीजन के अंदर टो की। लेकिन अब जिस तरफ दुनिया जा रही है, आप ये देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो पूरे का पूरा इकोनॉमिक हवा है वो अब अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की तरफ नहीं है। ये हवा जो है ये ईस्ट की तरफ चल रही है। अब पाकिस्तान जो है वो अपने, चाहे उसने कर्जे लिए हुए हैं या पाकिस्तान वो काम नहीं कर रहा जो अमेरिका और उसके साथी हमारे से चाहते थे, और उनको ये डर है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ बढ़ेगा, और ऐसे वक्त में बढ़ेगा जिस वक्त एक ऐसा मुल्क जिसको इस वक्त अमेरिका और वेस्ट सपोर्ट कर रहे हैं इस रीजन के अंदर अपनी पॉलिसी जो चेंज होती हुई, जिसको वो इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स की पॉलिसी कहते हैं, उसमें इंडिया जो है वो अब चाइना के साथ तो झगड़ा कर नहीं सकता। वहां जब झगड़ा करता है उसको थोड़ी बहुत मार पड़ जाती है, लेकिन आप ये भी देखें कि 100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है बायलैटरल बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जिसमें ऑलमोस्ट 80 बिलियन की ट्रेड चाइनीज जो है दैट इज पोरिंग इनटू इंडिया। ठीक है ना, तो उनका तो आपस में कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट थे CPEC जैसे, जिससे उम्मीद थी कि शायद इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी मूव करेगी, वो रोक दिए गए थे। ये कोई मतलब जो है कोई बहुत बड़ा स्टेट सीक्रेट नहीं है। वी हैव सीन कि CPEC किस तरह रोका है। दूसरी तरफ से आप ये देखें ना, हम ये समझते हैं कि चाइना ने जो BRI प्रोजेक्ट है उसके जो बाकी 5 और कॉरिडोर्स थे, उसके अंदर एक कॉरिडोर जो है वो बांग्लादेश और इंडिया को भी ऑफर किया हुआ था। ठीक है ना, तो अब हमें जो सजा मिल रही है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कि वो एक तरफ तो हमारा जो है वो नाटका बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ से हमारे पास सियासतदान जो बेचारे अभी तक बावजूद के 70 साल के हो चुके हैं, वो बचपने की स्टेटमेंट्स देते रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान सूडान बन जाएगा। भाई, पाकिस्तान जो है वो ना श्रीलंका है ना सूडान है, लेकिन यस, अगर मामलात जो है इकोनॉमी के बुरे होते हैं तो मामलात इससे आगे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी पर्सनल एग्जांपल्स दे दूं कि जिस वक्त चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है पिछली दफा, और इमरान खान साहब जो हैं अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से गवर्नमेंट लूज की है, तो विद इन वीक्स आई वाज सिटिंग हियर विद इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स इन इस्लामाबाद, जिनको हम दोस्त मुल्कों के एम्बेसडर्स कहते हैं। उन्होंने मुझे खुद ये कंफर्म किया कि नाउ वी आर रेडी टू हेल्प पाकिस्तान। एंड मैंने यहाँ तक, उनमें से एक एम्बेसडर ने यहाँ तक कहा कि मैंने तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपने क्राउन प्रिंस के साथ बात भी करवा दी है। अच्छा, अनवार, याद रखें कि दिस हैपेंड विद इन वीक्स ऑफ द चेंज ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन उनका वर्ड ये था, जो राइडर क्लॉज थी, उन्होंने कहा प्लीज IMF के साथ अपने मामलात जो हैं वो तय कर लें। अब IMF जो है, यकीन करें, वो एक के बाद एक बहाना, और ये सारे जाली झूठे बहाने। अच्छा, इस वजह से कि अगर आप ये स्टेटमेंट उठा के देख लें, जिसमें मुझे याद है कि आजकल इसाक डार साहब गुस्सा चढ़ जाता है जब उन्हें सवाल पूछते हैं। मेरा ख्याल फेडरल मिनिस्टर्स को गुस्सा नहीं चढ़ना चाहिए, वो बड़े आराम से सख्त सवालों का जवाब दे सकते हैं कि भाई हम वो कोशिश कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट उठा के देखें 2019 की, तो असद उमर की भी यही स्टेटमेंट्स हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बस होने ही वाला है। उसके बाद वो चले गए, हफीज शेख साहब की स्टेटमेंट है कि बस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बस होने ही वाला है। उसके बाद शौकत तरीन साहब आए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बट होने ही वाला है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बट होने ही वाला है। ये सारे लोग वॉशिंगटन गए, दौरे किए, क्यों नहीं हो रहा? कौन सी ऐसी चीज है? देखे ना, अगर ये कहना कि हम इसलिए पैसे नहीं, तो भाई आपने पैसे तो देने 1.1 बिलियन, उसकी क्या हैसियत है पाकिस्तान की? लेकिन उसकी वजह से जो पैसा सऊदी अरब का प्रॉमिस्ड है, जो अबू धाबी का प्रॉमिस्ड है,
जो कतर का प्रॉमिस है, क्योंकि ये मुल्क, यकीन करें अनवार, ये प्रेशर नहीं ले सकते ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का, ये प्रेशर जो है ये नाराज नहीं कर सकते फिलहाल अमेरिका को। चाइना जो है ये रिस्क ले सकता है, इसलिए वो बेचारा अपने आप को पैसे भी दे देता है, वो अपने जो अपने उसमें कर्जे दिए में, यानी कि आईएमएफ की जो एंडोर्समेंट है वो बड़ी क्रिटिकल है इनसे लेने के लिए। मैं दोबारा लौट के मैं आपको बता रहा हूं, वो हमें तंग कर रहे हैं, हमें उस मरहले तक ले जाना चाह रहे हैं कि जहां हम हमारे जो आप ये यकीन करेंगे ऐलान करने वाले किसी, याद है आपको, कहते थे कि हमने अमेरिका और चाइना के साथ ताल्लुकात जो है ना वो स्टार्ट करवाए थे। सैडली हमारे यहाँ हुकूमतें जो हैं वो अब बैलेंस, जो डिप्लोमेटिक बैलेंस है बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग, वो पैदा करने में नाकाम हुई हैं। बाज इसी मुल्क, इसी खित्ते के अंदर ऐसे मुल्क जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, चाइना के साथ अच्छे नहीं थे, उनके ताल्लुकात दोनों मुल्कों के साथ अच्छे हैं। ठीक, पॉइंट टेकन। मैं कैसा शेख साहब इस पे जरूर आप जवाब दीजिएगा कि हमने जो बैलेंस है खारजी फ्रंट पे, जो आमिर गौरी साहब का नुक्ता है, उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है या नहीं हो पा रही, उसकी क्या वजूहात है। दूसरा, कमिंग टू आर हाउस एंड ऑर्डर, क्योंकि बात हुई अभी नुमान वजीर साहब कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्शन कब होने हैं, क्या होना है, जो सियासी जब मैंने इब्तिदा में का उबाल है, इरताश है, हिजानी कैफियत है, वो भी बड़ी क्रिटिकल है। आप खुद एक सियासतदान भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं और इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, तो आप तो समझते हैं। तो सर हमें डोमेस्टिक फ्रंट पे भी क्या करना चाहिए? देखिए लाजमी है, मैं तो कई आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि हमारे सबसे बड़ा मसला तो जो आपस में हम बना के नहीं रखते, जो सियासी टर्माइल है, जो स्टेबिलिटी नहीं है, आज से नहीं, जो 71 में हुआ वो क्या हुआ कि अवामी लीग और पीपल पार्टी का झगड़ा था उस वक्त। 77 में आपने देखा कि पीपल पार्टी और पीएनए जी, तो उसके बाद ये कभी ये जमहूरी मुल्कों में नहीं होता। आखिर इंडिया भी हमारे साथ है, हम ये समझ ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ आईएमएफ, तो बिल्कुल आईएमएफ ज़रूर हमें मुश्किलात में डाल रहा है, लेकिन ये कहें कि हमारा फॉल्ट नहीं है। हम 22-23 बार आईएमएफ के पास जा चुके हैं। कोई और मुल्क दुनिया में 2-3 मुल्क होंगे 160 मुल्कों में। हम खुद भी तो अपने आप को ठीक करें ना। जब हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारा डेफिसिट रहेगा, यानी करंट अकाउंट, और हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे ना, हमारे यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हम भी तो अपना माहौल ठीक करें ना। ये जो टर्माइल है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक ये टर्माइल रहेगा पॉलिटिकल, लेकिन उसका तरीकाकार हम पता नहीं क्या सियासी पार्टियों को क्या हुआ, 9 मई को जो कुछ किया है, आप बताइए ना कि क्या और टर्माइल बढ़ गया, किया क्या उस पार्टी ने। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई रेब ही नहीं देता, अपनी फौज पे चढ़ दौड़े हैं यार। तो अब आप मुझे बताइए ना कि हम खुद ही तो अपने मुल्क को तबाह करने पे लगे हुए हैं ना। क्या किया हमने, क्या किया है? हम स्टेबिलिटी है ही नहीं कोई भी, और झगड़े पे लगे हुए हैं। कहीं किसी मुआशरे में आप देख लें ना, कोई कबीला हो लड़ाइयाँ करेगा वो मिट जाएगा, कोई ख़ानदान हो कि हमें समझ ही नहीं आ रही। पॉलिटिक्स से ये जमहूरियत का ये मतलब तो नहीं है नेगोशिएट करना। कितने अरसे से हम इनसे कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें जी। मैं समझता हूँ आईएमएफ तो देखिए ना, वो तो उन्होंने कर्जा देना है, उन्होंने देखना है कि कोई, लेकिन आमिर साहब कह रहे हैं कि कर्जा देने के साथ साथ उनकी इंडोर्समेंट जो है, वो तमाम दोस्त ममालिक जो है हमारे, वो उनकी इंडोर्समेंट चाहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो वो उन्हीं के वो भी उनके साथ एफिलिएटेड है ना जी। और तो खाली वो 1.2 बिलियन डॉलर नहीं, उसके साथ एसोसिएटेड 1.1 बिलियन डॉलर तो सिर्फ वो इंडोर्समेंट है जो आप कह रहे हैं, जो बाकी मुल्कों ने भी उसमें कॉन्फिडेंस करके ये देना है। और ये जो इस वक्त हो रहा है ना चाइना और अमेरिका की जो एक कोल्ड वार चल रही है, इसमें तो कोई, इंडिया ने खुल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है अमेरिका का। आपके पूरे इस खित्ते में आप देखिए, उनकी देखें 100 अरब डॉलर की चाइना से ट्रेड है। चाइना तो ताइवान, मैं चाइना जाता था 52 साल से जा रहा हूँ। उस वक्त वो हमें कहते थे कि हमारा है ताइवान, हमने लेना है, लेकिन लेना पीसफुली है, हमने लड़ाई नहीं करनी। इन्होंने खुद कहना है तो हमने लेना है। हांगकांग उन्होंने किस तरह लिया है, खुद हांगकांग वो हमें सबक सीखना चाहिए, हमें भी समझाते हैं, उस वक्त से समझा रहे हैं। हम बात ही नहीं आ रहे, हम आपस में इंडिया से झगड़ा कर रहे थे ना। और ट्रेड में क्या मसला है, देखिए मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर महबूब हक साहब का इंतकाल हुआ 98, उससे आज से 25 साल पहले, उससे पहले वो कहते थे कि कश्मीर के मैटर को आप 50 साल फ्रीज कर दें, बिजनेस तो कंटिन्यू करें। बिजनेस हमारा इतना, आज इसी बात पे ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली हुई थी, मैंने उसमें यही बात की, रीजनल ट्रेड सारी दुनिया में होती है, जो भी आसियान कंट्रीज है ना, हमारे ताल्लुकात बिल्कुल है ही नहीं। तो अभी ताल्लुकात हर एक से अगर बिगाड़ना ही है, अपने अंदर भी बिगाड़ना है, बाहर के अंदर पे आते हैं ना, ये जो अंदर के ताल्लुकात को पहले बेहतर करें ना। पहले कहते हैं ना, जो अंदर अगर हालात ठीक हो तो उसका बैरूनी भी जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो नुमान वजीर साहब के पास जाएंगे।
सर हाँ, बाहर वाले मुल्क भी इंटरवीन करते वो भी हैं, उसमें इंटरव्यू करती है। अभी हम लोग वो का एक भी- छोटा सा वक्त दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी के आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मरता नहीं है, और अब तेरे को डरना चाहिए। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आपको खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जी वेलकम बैक। नुमान वजीर साहब, जैसे आपने अपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि जो सियासी इस्तेकाम है वो जुड़ा हुआ है इक्तिसादी इस्तेकाम से, तो सर इसमें अब IMF के हवाले से आपने भी बात की, कैसर शेख साहब भी कह रहे हैं, आमिर गौरी साहब भी कह रहे हैं, एक फॉरेन एंगल है, जियो पॉलिटिक्स है, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, लाइन्स आर ड्रॉन, लेकिन जो हमारे पास अंदर स्पेस है हम उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? आप भी दाई हैं, मिसाक मईशत के कैसर शेख साहब की जमात भी दाई है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। तो क्या वजह है कि जो स्पॉयलर्स हैं वो उनका अपर हैंड आ जाता है और जो लोग चाहते हैं
कि कम से कम ऐसे मामलात पे तो सियासी यकसुई हो जो पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल है, लेकिन वो हो नहीं पाते। नुमान साहब, फिर वे फॉरवर्ड क्या है सर? देखिए, मैं आपको 4-5 बातें कहता हूँ जो मतलब नेशनल लेवल की को डिस्कस सही जगह पर। नंबर 1, मैंने पहले आपको कहा कि 24 बिलियन का आपका अगले साल के अंदर डॉलर करने, किसी को नहीं पता है किस तरह वापस किया, किसी ने सोचा भी नहीं इसके ऊपर, किसी गवर्नमेंट ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किस तरह करोगे। IMF आपको क्या दे रहे, 6 बिलियन, 2-3 बिलियन और देगा। 2 बिलियन तो आपका एक्सपर्ट दे रहा होता है, 2 बिलियन 1.5 बिलियन अब कम हो गया, लेकिन 1.5-2 बिलियन उसने दिया, महीने का दिया, तो वो क्या 6 बिलियन। लेकिन ऑल सेड एंड डन, IMF का ठप्पा जब लग जाता है ना, तो सारे फ्रेंडली कंट्रीज आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी इतनी सपोर्ट तो नहीं कि 24 बिलियन डॉलर आपके पास हो जाए, किस तरह वापस हो गया। पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर ट्रबल। तो बस एक बात। नंबर 2 बात, आपका तो अभी रेवेन्यू हमारा 7 ट्रिलियन का हमारा रेवेन्यू ईयर का एस्टिमेटेड था। अगले साल का एक्सपेक्टेड के 9 ट्रिलियन करेंगे, इस तरह कुछ करने का सोच रहे हैं। 9 ट्रिलियन में 5.5 ट्रिलियन तो अपने कर्ज पैसे वापस करने, मार्कअप इंटरेस्ट सूद देना है। 9 बिलियन में से आप ये दें, या 7 ट्रिलियन इस साल का था, 5 दिया, 1.5 ट्रिलियन आपने दे दिया फौज को, 1.8 ट्रिलियन आपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो नुकसान करती हैं। आज तक कैसर शेख साहब भी बोलते रहे, बाकी लोग भी बोलते रहे, उसको पट्टा ही नहीं डाला हमने उनको देते जाते, बंद कारखानों को दिया जाते, ले ऑफ करें लेबर लॉ। किसका फेलियर है नुमान साहब? जी क्या कहा? किसका फेलियर है? पाकिस्तान स्टेट एंटरप्राइज, जो स्टेट एंटरप्राइजेस है पब्लिक सेक्टर में, उनका आप कहते हैं ये ब्लैक होल है, किसका फेलियर है सर? ये बात तो मैं कब से सुन रहा हूं कि जी वो बहुत ब्लीड कर रही है, क्यों नहीं रोका जा रहा? फिर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का पिछले 5, 6, 8, 10 सालों में सारों का ये है। सब चीप पॉपुलैरिटी के लिए बंद नहीं करते। लेबर के लॉ में लिखा है कि आप शट डाउन कर सकते हैं, ले ऑफ कर सकते हैं कानून के मुताबिक, क्यों नहीं ले ऑफ करते? इनको अपने पैरों पर खड़ा होने, इनको अपने नहीं देना। पेंशन आपका 900 बिलियन आप पेंशन दे रहे हैं, पेंशन को पट्टा डालना है कि पेंशन किस तरह दे रहे हैं, किस तरह चलती रहेगी। APK गवर्नमेंट में हमने क्या कि आप एक फंड होता है पेंशन फंड, वो जनरेट किया, आज तक वो फेडरल गवर्नमेंट ने हुआ। मेजर चीज मैं आपको बताता हूँ क्या जी, मेजर सबसे बड़ा फ्लॉ कैसर साहब, आमिर साहब, आपको मैं व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपने डिस्काउंट रेट कर दिया, मार्कअप यानी बैंक के पैसा हमसे चार्ज कर 23% कर दिया, ये समझते हुए कि पैसे यूरोप के अंदर, वेस्टर्न मुल्क के अंदर आप जब डिस्काउंट रेट ज्यादा करते हैं, लोग खरीदारी कम कर देते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर फाइनेंसिंग, कंज्यूमर मतलब घर में फ्रिज लिया, घर बनाया, मोटर ये होता है, वो होता है होता है 30%, 35% तक होता है कंज्यूमर फाइनेंसिंग। पाकिस्तान में 1% भी नहीं है। आपने इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दिया 23%, ये समझते हुए कि इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन पहुंच गई आपकी 36% पर, उसको कम करने, और ग्रोथ अभी गिर गई। ग्रोथ आपने खुद 0.3% बोला, पेरिस कॉन्फ्रेंस में आपने खुद कहा कि -4% होगी। चलो हम कहते हैं 0.30% ग्रोथ है, ग्रोथ होनी जरूरी है। ग्रोथ होगी जब बैंक पैसा दे प्राइवेट सेक्टर। बैंक प्राइवेट सेक्टर को लेने को तैयार नहीं कि आपने 23% कर दिया। प्राइवेट सेक्टर ऑफ टेक रिकॉर्ड लेवल है जी, सरप्राइजिंग 17% है प्राइवेट सेक्टर ऑफ टेक बैंकों से उठाया हुआ, बाकी 83% हुकूमत ने उठाया हुआ। किधर चल रहे हैं? इफ्ता साहब आए, इफ्ता साहब ने कानून लाए थे, इसको हमने 40% पर लाना है। अब डार साहब है, उस कानून को खत्म कर दिया, 87% पहुंचा दिया। ढाई नहीं पैसा, कारखाने कैसे चलेंगे, ग्रोथ कैसे होगी? ये सीरियस इश्यूज हुकूमत को टेकअप करने चाहिए। IMF वगैरह अपनी जगह, ये इश्यूज। तो नुमान साहब, मेरा यही सवाल था कि ये जो सीरियस इश्यूज है, ये हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव में क्यों नहीं आते? ये बिकॉज ऑफ चीप पॉपुलैरिटी। हम तो आगे, हमारा तो कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान, स्टेट्समैन कोई भी नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म लीडर्स है। ये तो आगे इलेक्शन को देखने वाले होते हैं, आगे इलेक्शन हो रहा है, मैं चीप पॉपुलैरिटी क्या कहूं। स्टेट्समैन होता है जो तो अगले 20 साल 30 साल को देखता है। वो कहता है ये स्टेप मैंने लेना है, शॉर्ट टर्म में मुझे नुकसान होगा, ये मैंने स्टेप लेना है। नन इन द पॉलिटिकल पार्टी टेक्स दिस डिसीजन। कोई मुल्क का परवाह नहीं, अपनी इलेक्शन के पीछे लगे हुए, इलेक्शन चीप पॉपुलैरिटी। ये जो नुक्ता उठाया आमिर गौहर साहब, आपने सुना नुमान वजीर साहब कह रहे हैं कि हमारा अलमिया ये है कि हम जो है वो लॉन्ग व्यू नहीं ले रहे, होलिस्टिक व्यू नहीं ले रहे, बड़ी तस्वीर को नहीं देख रहे, और सिर्फ अगले इलेक्शन की वजह से सियासी जमातें जो हैं, जो आम फैसले, कड़े फैसले वो नहीं कर पा रही। सर वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्लेम गेम में पड़े बगैर आपकी राय में क्या होना चाहिए
सियासी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे, ताकि पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत से बाहर निकाला जा सके? देखिए वहाँ दो तीन बड़े जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर हम जो है वो बात करने से डरते हैं। अगर डरते नहीं है तो हिचकिचाते हैं, इस वजह से कि हमें पता है कि वो बातें करने की वजह से शायद जो फीडबैक आएगा वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर फर्ज किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो बड़े अदारे हैं उनकी अपनी जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं जी, उसके अंदर ये चीज जो है कि अब सालों से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का, अल्लाह का शुक्र है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बाद जो हमने डिटेरेंस क्रिएट की है, तो वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। लेकिन साथ साथ एक चीज सालों से हम सुन रहे हैं, आपने भी सुनी होगी, कि हम ना किसी से अब 1 इंच जमीन ले सकते हैं ना हम किसी को 1 इंच जमीन लेने देंगे। तो इसका मतलब है, और एक और चीज होती है, जब आप ये कहते हैं कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि बिलियंस ऑफ रुपीज शुड दे बी स्पेंट ऑन अ डिफेंस बजट। अगर आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं, लेकिन 1500 किलोमीटर जाने वाले मिसाइल बना लिए हैं, 700 किलोमीटर जाने वाले मिसाइल बना लिए हैं, 300 वाले बना लिए हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कभी जंग हो जाएगी तो फिर आपको टेक्निकली स्टैंडिंग सोल्जर्स की, स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उतनी। तो जो डिफेंस बजट है उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखें इंग्लैंड अमेरिका के अंदर कोई अगर एक चाय का खोखा भी है ना, तो वो उनके एचएम रेवेन्यू के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसकी हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखते हैं और उसको टैक्स करने की पावर रखते हैं। ठीक, हमारे यहाँ कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, जितने बड़े शहर हैं, गुजरांवाला हो गया, जितनी बड़ी मार्केट्स हैं, ये सारे की सारी एफपीआर की बुक्स पे नहीं है। ये सारी कैश ट्रांजैक्शन करती हैं, ये उतना टैक्स रिश्वतखोरों को देना चाहती हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हैं, चाहे वो टैक्स कलेक्टर्स हैं, ये गवर्नमेंट को नहीं देती। और इस वजह से बड़ी हैरानी होती है कि जब प्राइम मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर जब वो कहते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ 1% लोग टैक्स देते हैं, भाई स्टेट का ये काम जो है ना वो रोना नहीं है। अगर स्टेट टैक्स ले नहीं सकती, उसकी ये पावर नहीं है और वो एम्पावर्ड नहीं है टेक्नोलॉजिकली वो स्टेट लेने की, कि हर एक फाइनेंशियल, देखे ना, अगर फर्स्ट की मिसाल देता हूँ कि छोटी मार्केट्स के अंदर लोग बैठे हुए, उनसे आप बात करें कारोबार कैसे चल रहा है, वो जी कारोबार तो तबाह हो चुका है। मैंने कहा भाईजान आप पिछले 16 साल से यहीं बैठे हुए, दुकान तो चल रही है ना जी, आपके बिल भी पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका घर चल रहा है, आपके बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटियों तक चले गए हैं, ग्रेजुएट कर गए, नहीं किए तो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो यू आर मेकिंग मनी, व्हाटएवर इट माइट नॉट बी ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी, बट यू आर मेकिंग मनी। लेकिन आप टैक्स देते हैं, सर कोई इनकम ही नहीं है तो टैक्स क्या देना है? नो। अगर आप ये देखें ना, नुमान साहब को पता होगा, कैसे साहब को पता होगा, आप इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ छोटी सी च्युइंगम का पैकेट लें, आपको पता लग जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो देखी गई है। आप एक पेनी की, एक फ्रैंक की टैक्स नहीं बचा सकते। यहाँ पे हर मार्केट जो है वो कैश का काम कर रही है, तो स्टेट जहां फेल हो रही है। लेकिन आमिर साहब कतक ले माजद आपसे करें, टैक्स नहीं, लेकिन अब तो हर आइटम जो आप खरीदते हैं उसमें जीएसटी 17 या 18% तो देना पड़ता है आपने। वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेशन की बात में जाऊंगा तो मैं बहुत आपका लंबा प्रोग्राम। मेरा मतलब हर आदमी टैक्स तो है पाकिस्तान में, टैक्स तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं। जो मैं इशू रेज करना चाहता हूं, मेरा ख्याल है मेरे दोनों दोस्त में से एग्री करेंगे कि देखें दुनिया में कोई मुल्क टैक्सेस पे नहीं चलता, वो अपनी एक्सपोर्ट्स पे चलते हैं, वो अपनी इंडस्ट्री ग्रोथ पे चलते हैं, वो जो चीजें बेचते हैं। अब पाकिस्तान क्या बेचता है? पाकिस्तान चावल बेचता है, पाकिस्तान कॉटन बेचता है, पाकिस्तान कॉटन डेरिवेटिव्स बेचता है। इनकी कोई प्राइस नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है ना। लोग जो हैं, अब मैं मिसाल दे दूं कि एप्पल जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है, नहीं उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कीमत है उससे 3 गुना बड़ी है। एग्जैक्टली तो 3 मतलब ट्रिलियन डॉलर की एक कंपनी है, वो क्या बेच रही है? टेलीफोन, डिफरेंट एप्लीकेशंस। अगर फर्ज किया हमने अपने बच्चे जो हैं धड़ाधड़ उस तरह ना जाया किए होते, हमने यूनिवर्सिटियां जो हैं वो पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल ना की होती, प्राइवेटाइज ना की होती एजुकेशन, अगर स्टेट एजुकेशन की कोई डायरेक्शन होती, मैं बता रहा हूँ ये रॉट जो है ये बहुत डीप होता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तमाम हमें इश्यूज करने होंगे, वैल्यू एडिशन को भी लेकर आने और थोड़ी जिद्दत लानी होगी। कैसा शेख साहब, दोबारा कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, अगर आप कोई कमेंट करना चाहे यू आर फ्री। सर 10 दिन बाद बजट आना है, मैं जानना चाह रहा हूं क्योंकि जो आपकी मीटिंग हुई थी, क्योंकि हम कुछ टेक्निकल बहस भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए पर्सपेक्टिव से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, आज इसहाक डार साहब ने भी कहा कि हम लोगों की मुश्किलात को देखकर बजट तैयार कर रहे हैं। कोई इतनी आपके पास फाइनेंशियल स्पेस है कि लोगों को कोई ना कोई रिलीफ दे पाएंगे?
देखिए फाइनेंशियल स्पेस हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बड़ी क्लियर बात है, क्योंकि इस बार जो टारगेट था ना रेवेन्यू का वो भी हासिल नहीं हो सका। 400-500 अरब रुपए का शॉर्टेज है। वो क्या वजह है? वो उसकी कई सबसे बड़ी वजह तो उसकी इंपोर्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। इंपोर्ट हमें ख़त्म करनी पड़े, हमारे पास डॉलर नहीं है, इंपोर्ट को कम करना पड़े। वो जो जितना टैक्सेस थे उससे स्मगलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा ईरान से, और स्मगलिंग हो रही है। हमारे कई प्रॉब्लम्स हैं। हम अपने आप को जैसे कहा ना वही देख रहे हैं कि हर हुकूमत के भाई मुझे किस तरह हम इस देखें ना ज़रूर बढ़ाएंगे तनख्वाहें, लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है वो उससे उतना भी ना बढ़े। तनख्वाहें बढ़ेंगी, तनख्वाहें रूपी टर्म में तो बढ़ेंगी, लेकिन देखिए ना 1 साल पहले जो तनख्वाहें थी उतना अगर इतना बड़ा इन्फ्लेशन है उसमें आ गया तो तनख्वाहें तो देखिए ना उनका परचेजिंग पावर नहीं उनकी बढ़ेगी, लेकिन वो बढ़ नहीं सकती। जब हमारे पास हमें बहुत मेहनत करनी है, हमारा कोई एक मसला नहीं है। बड़ी अच्छी बात, मैं इंजॉय कर रहा हूँ डिबेट, बड़ी हेल्दी डिबेट हो रही है। हमें यही करना चाहिए। देखिए हमारी सारा गवर्नमेंट के जितने भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज सब नुकसान है। PIA सिर्फ 400-450 अरब नुकसान कर चुका है। अब ये बताइए कि अगर बैंक हैं, आज मियाँ मंशा साहब कह रहे थे कि मेरा बैंक, एक बैंक उनके पास है MCB, एक बैंक है हुकूमत के पास नेशनल बैंक। वो नेशनल बैंक जो है उससे डबल उनके पास सरमाया लगा हुआ है, कमाई उनसे कम है। आप क्या करोगे? कोई भी MCB की कमाई ज्यादा है नेशनल बैंक जी नेशनल बैंक से। उनका अब क्या की जाए? उनका नेशनल बैंक का शेयर का रेट आप देख लीजिए कि कितना कम। प्राइवेटाइज करें ना इसका, तो मेरे जैसा लेमैन तो ये कहेगा कि प्राइवेटाइज कर दें। क्या ये जब आप देखें ना वही मसला तो हो चुका है ना कि हमारे यहाँ स्ट्राइक हो जाती। पिछली बार पॉलिटिकल विल दिखाएं, पॉलिटिकल विल जरूर दिखानी चाहिए, उसके बगैर अब गुजारा नहीं होगा। तो नहीं करेंगे अब फिर तो हम हर प्रोग्राम में यही रोना यही स्टेज पे लेकिन एक पार्टी कहती है ना दूसरी पार्टी। पिछली बार हम PIA हमारी जो गवर्नमेंट थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, हमने कहा वो आपके आजकल के इत्तेहादी नहीं मान रहे थे। उस वक्त PTI ने स्ट्राइक कर दी और पता नहीं कितना PTI ने स्ट्राइक की। अच्छा। हालांकि सबके मैनिफेस्टो में है कि इनको नुकसान कर रहे हैं। और एक चीज़ नहीं है, देखिए आपके यहाँ इस वक्त इंडिया में लाइन लगी पड़ी है इन्वेस्टर की, $70 अरब बाहर का पैसा आ रहा है। हम सिर्फ IMF के ऊपर जो रहे एक 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए सिर्फ, और हमारे यहाँ $1 अरब आ रहा है, इंडिया के पास $70 अरब आ रहा है। हमारे यहाँ IT, इंडिया की IT सैकड़ों बिलियन डॉलर तो IT की एक्सपोर्ट है। हमने IT की तालीम दी। ये मुझे बताइए कि किंग एडवर्ड कॉलेज और डाउ मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान बनने से पहले थे, ऐसे हमने सैकड़ों कॉलेज क्यों नहीं बना दिए? बच्चे हमारे पास हैं, आबादी भी लगे हुए हैं कि जी हम आपस में हम देखिए ना, हम एक दूसरे की टांग प्राइवेट कॉलेज है, उनकी इतनी लंबी चौड़ी फीस है, लाखों रुपए। आप दिमाग, आपके पास करोड़ों दिमाग हैं, हमने फायदा ही नहीं उसका लिया। मैं अभी हमने IT का, क्योंकि 30 साल से फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी का मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर में हूँ। अब हमने चिन्योट में कैंपस बनाया। मुझे पता है कि कितना बेनिफिट है उससे, कितने बच्चे जो पढ़ जाते हैं, जो भी बच्चा पढ़ जाता है, लाखों रुपए वो कमा लोगों के लिए। आपने कहा कि वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्रीदिंग स्पेस कम है आपके पास, लेकिन कोशिश करेंगे जो वो तो बढ़ रही है, तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन अब वो बढ़ने के बावजूद ये महंगाई के जिन को बोतल में नहीं बंद किया जा सकता। जब आपके खर्चे, आपका सिर्फ इस वक्त इंटरेस्ट कास्ट जो है ना, हम 55,000 अरब रुपए का कर्जा ले चुके हैं। 55,000 अरब, हर कोई रुपए का कर्जा ले चुके हैं। अब आप जो कर्जे पे जो सूद भरते हैं वो 22, आजकल तो गवर्नमेंट 20-21%, 22% पे सूद दे रही है। एक तरफ एक सिंपल बात समझ लें, हमने $3 बिलियन जो कि 87,000 करोड़ बनता है, वो अमीरों को तो फ्री दे दी है। हुकूमत खुद वो कर्जे पे ली है। क्यों दे दिया हुकूमत ने? वही तो मैं, एक तरफ हुकूमत नहीं, उनको ये PTI गवर्नमेंट ने, हुकूमत PTI गवर्नमेंट ने दी है। जी हाँ, PTI के रजा बाकर साहब स्टेट बैंक के गवर्नर थे, 2-2.5 साल पहले की बात है। मैं हर आपके प्रोग्राम में कहता हूँ और कोई जवाब आज तक उसका नहीं है ही नहीं ना। 87,000 करोड़ बनता है आज के हिसाब से। वो एक तरफ अमीरों को 10 साल के लिए 0% पे दे दिए, और जो मशीनरी आई है वो इस्तेमाल भी पूरी नहीं हो रही, और दूसरी तरफ वही 87,000 करोड़ हुकूमत कर्ज पे ले रही है, उनको फ्री दे दिया है, खुद 20-22% पे ले रही है, और उसका 13-14 हज़ार करोड़ रुपए सूद भर रही है। ये इस पे वो जो सूद भर रही है ना, तो वो सारे आम आदमी पे पड़ेगा, टैक्स लगेगा। सर, ये इस तरह के जो इकदाम होते हैं, और फिर FBR का नवान वजीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि FBR जो है
वो टैक्स वसूल नहीं कर पाता। हर मार्केट में कैश की ट्रांजैक्शन है। लेकिन सर अब तो आप वजीर हैं ना, अब तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं कर पाता है, यार आप तो आपको करवाना चाहिए ना सर। क्या मैं करवाना चाहते हैं? मैं नहीं कर, मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं तो कह ही सकता हूँ ना, मैं तो वजीर खजाना नहीं हूँ। मकसद है आप कह रहे हैं मैं वजीर क्या हूँ? मेरे पास तो देखिए ना, मैं कोई मेरे अब मशवरा जरूर मशवरे में वजीर आजम से मिल रहे हैं, आज भी मुलाकात हुई, मैं मशवरे में तो उनको भी पता है, वजीर आजम खुद ये बातें कर रहे हैं कि मैं कोई अलग नहीं कर रहा। नुमान साहब ये जो 87, मुझे तो ये हम सब मिलकर 87 करोड़ रुपए, 87,000 करोड़ रुपए, 87,000 करोड़ रुपए 0% पे 10 साल के लिए अमीरों को दे दिया। 3 अरब डॉलर, तो बहुत ज्यादा आज का 3 अरब डॉलर जो दिया। ये क्या किया सर? ये तो पीटीआई वाले कहते हैं हम तो तब्दीली के लिए आए थे, तो गदर कर दिया सर। बताइए इसमें कोई फर्क है तो बता दीजिए, टर्फ में जो दिया है। जी नुमान साहब अनम्यूट कीजिएगा अपना स्काइप। मेरा अनम्यूट है? अब बोलिएगा सर। ऐसे ये अपना, मैं कैसर साहब को एक बार पहली दफा ये सुना टीवी पर बोलते हैं, मैं थोड़ा सा कैसर साहब आपसे 95% आपकी चीज से बात करता हूँ, लेकिन इस पर नहीं करता। जहां तक आपने, मैं आपको समझा देता हूँ, 600 से ज्यादा लोग हैं कारखाने, कॉर्पोरेट सेक्टर जिन्होंने ये कर्ज दिया, जिसकी कैसर साहब बात है। अच्छा। नंबर 1 600, नंबर 2 इसका इंटरेस्ट रेट 0 नहीं था, 6%। और नंबर 3 ये टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा लिया है, बाकी सेक्टर्स वालों उनकी टेक्सटाइल वालों की आकर लगकर अब चलने वाली जब थी, ये डिबैकल हो गया सामने कि आपका डॉलर कहां से क्या गया, और हालात आपने बिजली सस्ती देनी थी, जो दे रहे थे, और गैस सस्ती दे रहे थे, जो गलत कर रहे थे मेरे हिसाब से, वो उन्होंने आपने उसको वापस कर दिया। उनका एक्सपोर्ट या उनकी मशीनरी जो आई है वो अभी तक चली भी नहीं, जो जिस पैसों की कैसे साहब बात करें। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी सर मैं थोड़ा सा जाता हूँ, जो पहले अगर अनवार साहब इजाजत हो, जो कुछ बातें और हुई मैं उस पर थोड़ा कमेंट कर देता हूं। आपको पता है कि आमिर साहब, कैसर साहब के जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्री, तकरीबन 19%, 20% समझे रिटेल और 20% एग्रीकल्चर। आपको पता है टैक्स कौन कितना दे रहा है? वो इंडस्ट्री जो 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, 57% रेवेन्यू दे रही है। और एग्रीकल्चर क्या दे रही है, जो अगेन 20% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, नॉट 57%, 1%। और रिटेल जो अगेन 19% करता है, टू बी मोर एग्जैक्ट, वो भी 1% दे रहा है। आपने आज तक जो रिटेल वालों को आपने टैक्स लगा ही नहीं सके। माफिया ग्रुप है ना सर, वो लगने नहीं देते ना रिटेल वाले। अनवार साहब बात है कि पॉलिटिकल विल नहीं है जी, आप उसका प्रश्न नहीं ले सकते। उसको रिटेल वाला खाता ही नहीं मेंटेन करता कि अपना मैं कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स बिजली की बिल में आता, ये आपको हुआ। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है। ब्रॉडन कैसर साहब ब्रॉडन किस तरह करना है? आपने जो एफडीआर को टारगेट देते हैं ना 7-8 ट्रिलियन से आप 9 ट्रिलियन करेंगे, उनको क्या ये 2 ट्रिलियन जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ ना, ये नए टैक्स पर से लोगे, नया टैक्स पर जमा करोगे, वो पुरानों को नहीं नचोड़ते रहोगे। वो पुरानों को इतना नचोड़ दिया कि वो इतना एफडीआर के खिलाफ बोलते हैं कि टैक्स ब्रैकेट में आना नहीं चाहिए। तो क्लियर कट डायरेक्शन, जो टैक्स का आप टारगेट इंक्रीज करते हैं, उनको कह जी आपने नया करना। एग्जेम्पशन देने की बात आई, एग्जेम्पशन आपने फाटा को दिया हुआ था, सुना है अब हुकूमत आगे फिर से एग्जेम्पशन दे रही है फाटा को। क्या एग्जेम्पशन दे रही है? घी की, चाय की, स्टील सरप्राइजिंगली पाकिस्तान में पर कैपिटा 36 केजी पर कैपिटा कंजम्पशन है, इंडिया में 160 है। लेकिन नुमान साहब कतकलाम माजद फाटा तो अब नहीं है ना, वो तो मर्ज हो गए ना लाके खैबर पख्तूनख्वा में, अब तो फाटा नहीं रहा ना। अनवार ये तो मैं आपको अजीब बात करो, कैसर साहब की हुकूमत अब उसको एक्सटेंशन दे रही है कि जी सेल टैक्स, इनकम टैक्स माफ तुम्हारा अनदर 3 साल के लिए। वो इंपोर्ट करता है, स्टील इंपोर्ट करता है फाटा के नाम के अंदर। फाटा के अंदर मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान में 36 केजी पर कैपिटा, इंडिया में 160, फाटा के अंदर 260। फाटा ये अब हो रहा है। तो अगर आप उसको एक्सटेंशन देंगे तो अब हम सब स्टील वाले क्या कर रहे हैं, या घी यूनिट्स क्या कर रहे हैं, या चाय वाले, ये सब उठाकर अपने कारखाने फाटा में लगा। इसका जवाब मैं चाहूंगा कैसर साहब से, लेके फिर मैं जाऊंगा। कैसर साहब ये जो बात कर रही है, ये सही कह रहे हैं नुमान वजीर। अब देखिए ना, फाटा को तो कंसेशन है, तो खत्म हो गया ना, फाटा तो जब हो गया जो मर्ज हो गया उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन डिस्ट्रिक्ट्स वो तो अब खैबर पख्तूनख्वा के जिले बन गया, लेकिन वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको खास तौर पे उस एरियाज को
जो भी अभी इंडस्ट्री लगती है या जो खैबर में, ताकि वो इनकरेज, बाजोड़ में, मोमन में, वो किया गया कि वो उसमें गलत फायदा हो रहा है ना, दूसरी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जब तक हम आपस में, मैं एक ही बात करता हूँ, ये सारी चीज़ों का हमें पता है, सारे हम मुत्तफिक, तो फिर हल क्यों नहीं हो रही जब सब पता है? जब तक हम आपस में कोई एक चीज़ करे, मैंने कहा तो सही कि PIA को पिछली बार हमारे ये नुमान साहब की जमात, कोई भी करने कोई करने चीज जाओगे, अब पीपल पार्टी के बहुत से बंदे वहाँ हर जगह, ये स्टील मिल 15 साल से बंद है, जी जी, तनख्वाह ले रहे हैं वो। हाँ, ये देखिए क्या कर सकते हैं, कोई किसको नहीं पता। ये चीज़ें मिल के होंगी, मुल्क को जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे और इकट्ठे होकर करेंगे, एक दूसरे पर क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आमिर गौरी साहब, इकट्ठे होकर बातचीत से, मुकालमे से, इत्तेफाक राय से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि इत्तेफाक राय तो हो ही नहीं रही, तो इंतहाई डिवाइसिव पॉलिटिकल सिनेरियो है, और अब तो सोसाइटी भी इंतहाई डिवाइसिव नजर आ रही है। इनवार सारी दुनिया के अंदर जो है ना इसी तरह की डिवीजन होती है, वहाँ हुकूमतें 5 साल के लिए बनती हैं, 20 साल के लिए नहीं बनती, और अगर फर्ज किया वो परफॉर्म नहीं करती तो वो 5 साल के बाद हुकूमत लूज कर देती है। चलिए हमारे यहाँ झगड़ा चल, ठीक है ना, लेकिन देखिए मैं सिर्फ 2 इश्यूज पर डील करने की कोशिश करूंगा। मैंने ये बहुत दफा सुना है कि PIA जैसे जो अदारे हैं, कौमी अदारे, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको बेच देना चाहिए क्योंकि पैसे नहीं बना रहे। नहीं, ये जो बात हो रही थी पॉलिटिकल विल की, मैं आपको सिर्फ इस मिसाल को एक्सपैंड करूंगा, थोड़ा सा आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। अगर फर्ज किया हमने ओपन स्काईज पॉलिसी ना की हो, आप देखें ना कि अगर फर्ज किया पाकिस्तान के वो मजदूर जो दुबई, कतर, अबू धाबी, सऊदी अरब गए हुए हैं, वही आते हैं फ्लाइट्स के ऊपर वापस जी। अब मैं सिर्फ आपको मिसाल देता हूं कि एवरी वीक 70 से ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो एमिरेट्स की आ रही हैं पाकिस्तान जी, ऑलमोस्ट 68 फ्लाइट्स इत्तेहाद की आ रही हैं, उसी तरह तकरीबन 65 जो हैं वो कतर की आ रही हैं, ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा जो हैं वो एक और मिडिल ईस्टर्न की एयरलाइन की आ रही हैं। उसके मुकाबले में वो मजदूर, ये अरब तो नहीं आ रहे हमारे मुल्क में, मतलब पहाड़ देखने के लिए या यहाँ पर टूरिज्म देखने के लिए, ठीक है ना, ये हमारे मजदूर वापस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका जो बिजनेस मॉडल था, उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया, उन्होंने इंडिया को मजबूर किया, उन्होंने बांग्लादेश को मजबूर किया, उन्होंने फिलीपींस को मजबूर किया। ये जो एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस हैं, वो सारे मजदूर जो हैं वो उन अपने घरों में पहुंचाते हैं। और किया क्या उन्होंने, यानी अब एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस, मैं नाम नहीं लेना चाहता बार बार, मतलब नाराज ही ना हो जाए बेचारे, आई फ्लाई एमिरेट्स, तो कल दफा मुझे जहाज भी ना चढ़ने दें, लेकिन ये जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं जी, देखिए ये अब क्या करती हैं, ये कराची में उतर रही हैं, लाहौर में उतर रही हैं, इस्लामाबाद में उतर रही हैं, सियालकोट में उतर रही हैं, मुल्तान में उतर रही हैं, पेशावर में उतर रही हैं। या ये क्या कर रही है, 26 हैं पूरी की पूरी जो है ना वीकली हमारी फ्लाइट्स। दैट मीन्स द मनी, द मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पाकिस्तान की PIA कमा सकती थी, हमने ओपन स्काईज पॉलिसी के तहत अपनी जो आसमान है, अपने एयरपोर्ट्स इन एयरलाइंस को दे दिए टू मेक मनी। और हम क्या करते हैं, हमने उस वक्त कहा था गवर्नमेंट को, ये जो कहते हैं पॉलिटिकल विल, हमने कहा देखिए जी हम तो बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन फर्ज किया आप इसको लिमिटेड ओपन स्काईज ना करें, लिमिटेड पॉलिसी कर दें कि सारी एयरलाइंस मजदूर लेके उतरें कराची से हमारी शॉर्ट हॉल की जो फ्लाइट है PIA छोटे जहाज ले और उनको मुल्क के हिस्सों में लेके जाए। और जब डोमेस्टिक जो आपकी एयरलाइन है PIA वो बहुत पैसे कमा ले तो आप वही मॉडल अपनाएं जो उन्होंने अपनाया हुआ है। नहीं हुआ, थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज जो सिर्फ एक करना चाहता हूँ, आपकी जो मेजर क्रॉप है कॉटन डेरिवेटिव्स, आप ये देखें कि उस पर होने वाले जितने स्प्रेज हैं, ठीक है, अब आप जाके मजदूर से बात कर, अपना किसान से बात करें, ये जो सियालकोट साहिवाल से लेके बैठा हुआ बालकोट सिंध में, वो कहता है जनाब मैं 70 की दहाई में सिर्फ एक स्प्रे करता था DDT का और एक खाद फेंकता था जिसको हम यूरिया कहते हैं। अब मैं 4 स्प्रे करता हूँ, 4 खादें डालता हूँ, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये वो जितने स्प्रेज हैं कहां से आ रहे हैं, जर्मनी से, जापान से, ये कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको हॉस्टेज रख दिया। अब डरे उस वक्त से जिस वक्त अमेरिका हमारे और जो है मुखालफत हो, IMF को छोड़ दें, हमारी सारी की सारी जो 56% एक्सपोर्ट्स है दैट इज टुवर्ड्स यूरोप कॉटन की, ठीक है ना, और उसके बाद अमेरिका की। कल अगर उन्होंने ये फिर फैसला कर लिया कि जनाब हम ऐसी कोई कॉटन जिसके ऊपर स्प्रे हुए हैं उनसे कपड़े बने हुए जो नहीं लेंगे क्योंकि वो जो है हमारे लोग नहीं खरीदते, वे वुड वी गो। तो जैसे हम ये कहते हैं ना कि जो पॉलिसीज देखें, अगर गवर्नमेंट के पास दिमाग नहीं है तो फिर उन लोगों के साथ बात करें, और फिर गवर्नमेंट जो है सारी दुनिया में, कैसर शेख साहब तो कह रहे हैं हमें सारा पता है, आमिर गौरी साहब बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड है, वो कह रहे हैं हमें तो सारा पता है, लेकिन मसला ये है कि ये सबको पता है, आपको भी पता है, इनको भी, हर एक हम
बात ये फैसले नहीं करने ना कहीं इंटरेस्ट है हमारे पॉलिटिकल तो फैसले आप लोगों नहीं करने हैं ना। हम फैसला करते हैं तो दूसरे दिन स्ट्राइक हो जाएगी, सारा दिन PIA की। ये नुमान साहब ये जो स्ट्राइक हो जाती है सर, स्टील मिल में और लोग सपोर्टर निकल आएंगे उनके, यही हमारी पार्टियों के लोग जो है। स्टील मिल सीधा 15 साल हो गए बंद पड़ी है, तनख्वाह जारी है उसकी, कभी ये ऐसा हुआ जो छोटी एक बात करनी है सर, मैं चाहता जी मैं करता नुमान साहब, ये जो सर ये जो हमारी सोच है कि जी जब आपकी हुकूमत और आप अपोजिशन में हो तो उस बात को ना मानना, जब हुकूमत में खुद हो तो फिर गिला करना कि जी वो चीज खसारे में है। तो सर ये इस चीज से कब निकलेंगे, ये ब्लेम से, गेम से? और ये आपने तो वैसे सही कहा कि छोटी सोच है, लेकिन सर इससे कुछ निकल सकेंगे हम लोग बाहर? देखिए अनवार, एक तो बात खैर इससे स्टील मिल में जो है ना ज्यादातर में और पार्टी है और खास नहीं उसके अंदर, जहाँ तक एयरलाइंस के ताल्लुक है उसमें भी ज्यादा जोर जो है एक खास। अच्छा, उसके अंदर ज्यादातर पार्टी के हैं। आपकी आवाज मिस हो जाती है। जी वो ज्यादा उनके मैं ये और सेटेड होना है जैसे कैसर साहब, मैं तो पिछले 8 सालों से कह रहा हूँ कि आपने चार्टर कर रहे हैं, सबने मिलना है, सबने बैठना है, ठीक है, इंटरम ये करें, जो भी करें आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना है, सबने एग्री करना है। वरना एक पार्टी कहती है तो दूसरी अपोजिशन वाली इसको अपोज करती है। स्टैंडर्ड है, कैसर साहब सही कह रहे हैं, ये सारा सेनेट के अंदर ये हम देखते थे। एक बात सही बात भी करते थे उसको भी अपोज करते थे। ये क्या बात हुई? आप मुल्क के मुफाद की चीज में बैठे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ये सारी इश्यूज है, ये सारे लिस्ट डाउन करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। दैट इज अ टेक अवे। आमिर गौहर साहब आपको लास्ट कमेंट करते हैं सर, प्लीज ब्रीफ कीजिएगा। मैं सिर्फ लास्ट कमेंट, एक तो ये चार्टर जो है डेमोक्रेसी हुआ तो चार्टर इकोनॉमी से भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इंडिया के अंदर बीजेपी किसी की बात नहीं सुन रही। जो डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन, वो आपस में मिल के बैठ के फैसले नहीं करते। इंग्लैंड के अंदर जो लेबर पार्टी है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है, वो मिल के फैसले नहीं करती। आपको गवर्नमेंट मिली है, परफॉर्म करके दिखाएं, नहीं मिली फेल हो। दूसरी चीज जो मैं कमेंट करना चाह रहा था, 1790s के अंदर देखें अनवार, टीपू सुल्तान ने कहा था कि जो जमीन अपने ऊपर रहने वाले लोगों को रोटी नहीं खिला सकती ना, उसकी सिर्फ 2 वजूहात हैं, या इग्नोरेंस या करप्शन। यानी हम ये समझते थे कि 70% का एग्रीकल्चर मुल्क है, 50 का रह गया, ये 40 का। अपने ऊपर रहने वाले लोगों को रोटी नहीं खिला सक रहा, क्यों? हमें गंदम कहां से चाहिए? उन मुल्कों से जो आपस में जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन से गंदम आएगी कि नहीं आएगी, रशिया से गंदम आएगी कि नहीं? पॉलिसीज जो है बनाने वाले जो लोग हैं, वहां पे ना अहल लोग बैठे हैं। दैट इज माय लास्ट वर्ड। लेकिन सर अब इसका आप ही फिर जवाब और यू एग्री विद हिम। मैं आपको ये कहता, देखिए ये जैसे आपने खुद कहा चाइना और ताइवान बिजनेस कर रहे हैं, चाइना और इंडिया बिजनेस कर रहे हैं, हम अब नुकसान कर रहे हैं ना इंडिया से बिजनेस। रीजनल ट्रेड ही नहीं, ना अफगानिस्तान से है ना ईरान। इंडिया तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे साहब हम कहां से ट्रेड करेंगे? ताइवान और चाइना बात करने को तैयार है। चले, बिजनेस दूसरी चीज है, ये जब तक हमें समझ ही नहीं आ रही, हम चाह ही नहीं रहे अपनी बेहतरी। भाई रीजनल ट्रेड है, 65% कंट्रीज जो है आपस में ट्रेड करती है। ठीक है, हमारा दिल है हम सीधा माल अमेरिका भेजें और इंग्लैंड भेजें, वो तो आपकी बात सही, आपकी रीजनल अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा जो मौजूदी हालात है उसमें तो ये है, तो समझना पड़ेगा ना इन हालात को। अगर बेहतर समझना पड़ेगा और बेहतर करना है तो ये समझना पड़ेगा और इस पर अमल करना होगा। समझने के बाद जो सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट होता है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, नुमान वजीर खटक साहब और आमिर गौहर साहब। ये फ्रूटफुल डिस्कशन, पुरमस गुफ्तगू हुई। उम्मीद करेंगे कि जो बातें हुई हैं उसमें ये बातें कैसर शेख साहब पहुंचाएं ईवान इक़्तिदार में और वहाँ पर बैठे लोग इस हवाले से फैसला करें। आने वाले बजट के हवाले से भी प्रोग्राम करते रहेंगे, मईशत और सियासत को डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।